हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं विश्वास कुमार सैनी आप सभी का प्रेरणा स्कूल द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत करता हूं। और तीसरा चैप्टर जो आज आपका कंटिन्यू करते हैं। आज का जो अपना टॉपिक है वो पराग नलिका से संबंधित होगा। ठीक है, पराग नलिका का किस प्रकार से निर्माण होगा, अंकुरण कहाँ होता है और उसमें वृद्धि किस प्रकार से होगी, कौन कौन से भाग से पराग नलिका वृद्धि करती हुई अंडाशय के अंदर प्रवेश करती है। ठीक है, आज का जो फर्स्ट टॉपिक अपना है परागकण का अंकुरण। परागकण का अंकुरण अंग्रेजी में इसको कहते हैं जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन। जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन। ओके, देखिए सर्वप्रथम आपको ज्ञात होना चाहिए कि जो परागकण है उनका अंकुरण कहाँ होता है। परागकण का निर्माण कहाँ हुआ, परागकोश में। वहाँ से वो निकल गए, कहाँ चले गए, वर्तिकाग्र पर। अब वर्तिकाग्र पर पहुँचने के बाद क्या होगा, ये जो घटना जो बोर्ड पर लिखी है वो पूरी होगी, अर्थात परागकण का अंकुरण होगा। तो परागकण के अंकुरण के लिए स्थान कौन सा हो गया, वर्तिकाग्र। ठीक है, तो परागकण का जो अंकुरण होगा वो कहाँ होगा, वर्तिकाग्र की सतह पर होगा। वर्तिकाग्र की सतह पर परागकण का अंकुरण होगा। जैसे कि ये एक डायग्राम बनाता हूँ मैं, इस तरीके से का भाग। ओके, ये जो ऊपर वाला टॉप जो भाग है इसको हम क्या कह रहे हैं, वर्तिकाग्र कह रहे हैं। ठीक है, अब बाय पॉलिनेशन परागकण जो वो यहाँ पर आ जाते हैं। जरूरी नहीं एक ही परागकण है, एक से अधिक बहुत सारे परागकण यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक है, और इन परागकणों का यहाँ पर अंकुरण होगा। परागकणों का वर्तिकाग्र की सतह पर क्या होगा, अंकुरण। अब अंकुरण होता है क्या, किसे कहते हैं। अंकुरण में क्या होगा, जैसे परागकण की संरचना आपको बताई थी, जैसे ये इस प्रकार से परागकण बताया था आपको। ये परागकण की संरचना, ये इसका केंद्रक, दो स्तर या झिल्लियां इसमें आपको बताई थी। बाहर जो उसको हमने कहा था बाह्य चोल, और जो अंदर है उसको हमने कहा था अंतःचोल। ठीक है, तो ये जो परागकण है वो यहाँ पर विद्यमान है वर्तिकाग्र की सतह पर। जब परागकण का अंकुरण होता है तो ये परागकण की जो आंतरिक परत है जिसको हमने क्या कहा, अंतःचोल। अंकुरण जो जब होगा तो अंतःचोल जो है वो जनन छिद्र से, अब जनन छिद्र बताए थे आपको लगभग एकदम 3 हो सकते हैं। ये जनन छिद्र आपको दिखाई दे रहे हैं, जहाँ पर बाह्य चोल नहीं है वहाँ पर छिद्र है, और उसी छिद्र को हम क्या कर रहे हैं, जनन छिद्र या जर्म पोर कह रहे हैं। ओके, तो इस जनन छिद्र से अंतःचोल बाहर निकलती है। जैसे ये अंतःचोल है और ये अंतःचोल बाहर निकल गई, और अंतःचोल जब बाहर निकली तो एक नलिका के समान संरचना बन गई। इसी नलिका समान संरचना को हमने क्या नाम दिया, पराग नलिका। तो परागकण का जो अंतःचोल वाला भाग है वो जनन छिद्र से बाहर निकलता है और पराग नलिका का निर्माण होता है। तो इसी घटना को हम क्या कहते हैं, परागकण का अंकुरण कहते हैं। ठीक है, अब ये जब पराग नलिका बनेगी तो पराग नलिका जब बन जाती है तो ये वर्तिकाग्र के अंदर होती हुई, और ये जो भाग है वर्तिका, इसमें प्रवेश करती है। वर्तिका में प्रवेश करेगी। ये अन्य जो परागकण है इनमें भी परागण होगा, इनमें भी अंकुरण होगा, ये भी पराग नलिका बनाएंगे। कुछ में वृद्धि कम होगी, कुछ में वृद्धि ज़्यादा होगी। ठीक है, और ये इस प्रकार से ये पराग नलिका का निर्माण हो चुका है। ये पराग नलिका यहाँ बन चुकी है, परागण जो वो संपन्न हो चुका है। ठीक है, तो परागकण का अंकुरण क्या होगा कि जब परागकण का अंतःचोल परागकण के जनन छिद्र वाले भाग से बाहर निकलता है, एक नलिका समान संरचना बनाता है, या अर्थात पराग नलिका का जब निर्माण करता है, तो उसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, परागकण का अंकुरण कहते हैं। और इसका रिजल्ट क्या होगा, पराग नलिका का निर्माण होगा।
अब परागनलिका का निर्माण कौन से भाग से होगा, तो ध्यान रखना है अंतःचोल वाले भाग से होगा। अंतःचोल जो होगा वो परागनलिका का निर्माण करेगा। ओके, अब ये जो अंकुरण है वो होता कैसे है, तो इसमें कुछ कारक जो जिम्मेदार होंगे। जैसे ये जो वर्तिकाग्र की जो सतह है, इस सतह पर कुछ पदार्थ पाए जाए, जैसे नमी पाई जाएगी, शर्करा पाई जाएगी, गोंद पाया जाएगा, रेजिन पाया जाएगा। ये ऐसे पदार्थ हैं जिनकी उपस्थिति में परागकणों का अंकुरण होगा। जो परागकण है वो यहाँ पर पहुँचने के बाद नमी को, शर्करा को अवशोषित कर लेंगे, और अवशोषित करने के बाद होता क्या है कि जो परागकण जो होगा उसका अंदर जो कोशिका द्रव्य है, परागकण का जो कोशिका द्रव्य होगा उसका आयतन बढ़ेगा। और जब कोशिका द्रव्य का आयतन बढ़ेगा तो कोशिका द्रव्य जब वो इस अंतःचोल पर प्रेस डालेगा, दबाव डालेगा, और अंतःचोल पर जब दबाव पड़ेगा तो अंतःचोल जो है वो जनन छिद्र वाले भाग से बाहर निकल जाएगा। अंतःचोल जनन छिद्र वाले भाग से बाहर निकल जाएगा और पराग नलिका बन जाएगी, और परागकण का क्या हो जाएगा, अंकुरण हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ वर्तिकाग्र जो उस पर क्या क्या पाए जाएंगे, शर्करा पाई जाएगी, शुगर जिसको हम कहते हैं, नमी होगी, गोंद पाया जा सकता है, रेजिन पाया जा सकता है। ठीक है, इनका जो अवशोषण है वो पराग नलिका के, वो परागकण के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, और जैसे अवशोषण होगा तो परागकण का अंकुरण हो जाएगा, पराग नलिका का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो मैंने कहा कि जैसे परागण हुआ, परागण के बाद अंकुरण का कार्य होगा। ध्यान रखना आपको, परागण होगा तभी तो परागकण यहाँ पर आएंगे। तो यहाँ क्या होगा, जैसे अब जैसे ये परागकण जो यहाँ पर आ गए हैं, अब परागकण आते ही थोड़ा ना अंकुरण होगा। परागकण जब वर्तिकाग्र पर पहुँच जाते हैं तो उसके कुछ समय पश्चात जो है वो परागकण का अंकुरण होगा। तो यहाँ पर एक शब्द हम काम लेते हैं, अंकुरण काल। अंकुरण काल या जर्मिनेशन पीरियड भी इसको कहते हैं, जर्मिनेशन पीरियड। ये क्या होता है, इसका अर्थ ये है कि जो परागकण है, परागकण के वर्तिकाग्र पर पहुंचने के पश्चात अंकुरण में लगने वाला समय, लगने वाला समय, मान लीजिए एक वर्तिकाग्र है, ठीक है, और इस पर ये परागकण अभी आया है, अभी आया जस्ट, मैंने देखा है इसको आते हुए। ठीक है, तो यहाँ पर परागकण आ गया। अब परागकण यहाँ पर पहुँच तो गया, लेकिन अभी आते थोड़ा ना अंकुरण होगा। मान लीजिए अंकुरण जो है यहाँ परागकण के पहुँचने के 5 घंटे बाद हो रहा है। ठीक है, जैसे मान लो ये परागकण जो है वो यहाँ पर 12 बजे पहुँच गया मान लीजिए। ठीक है, और इस परागकण का अंकुरण जो है वो शाम को 5 बजे हो रहा है, 5 घंटे लग गए अंकुरण में। तो ये पहुंचने के बाद जो अंकुरण में जो लगने वाला समय है वो क्या है, वो अंकुरण काल होगा। क्या होगा, अंकुरण काल। तो यहाँ पर इस परागकण का अंकुरण काल क्या हो गया, 5 घंटे। परागकण के वर्तिकाग्र पर पहुंचने के पश्चात अंकुरण में जो लगने वाला समय है वो क्या होगा, अंकुरण काल अर्थात जर्मिनेशन पीरियड कहलाएगा। ठीक है, इसके बाद ये जो परागकण आपको दिखाया है, जिसमें पराग नलिका आपको दिखाई दे रही है, एक नलिका ही दिखाई दे रही है इसमें आपको, एक ही पराग नलिका का निर्माण हुआ है। अधिकांश जो परागकण है उनमें क्या होता है कि जब परागकण अंकुरित हो जाता है तो एक ही पराग नलिका का निर्माण होता है, और ऐसे जो परागकण हैं उनको हम एक नलिकीय कहेंगे, एक नलिकीय परागकण या मोनोसाइफोनस कहते हैं। ऐसे परागकण जिनमें केवल एक ही पराग नलिका बनती है वो परागकण क्या कहलाते हैं, एक ही नलिकीय परागकण कहलाते हैं, या मोनोसाइफोनस कहलाएंगे। अधिकतर पादपों में ये होता है कि एक परागकण जो है वो एक ही पराग नलिका का निर्माण करेगा। ठीक है, तो उनमें मोनोसाइफोनस स्थिति होगी। लेकिन
कुछ पादप ऐसे हैं, जैसे एग्जाम्पल बात करते हैं कुकुरबिटेसी और इसी के साथ में मालवेसी, ये पादप के कुल हैं। कुकुरबिटेसी और मालवेसी कुल के जो पादप हैं उनमें क्या होता है, एक परागकण से एक से अधिक पराग नलिकाएं बनती हैं। एक परागकण से एक से अधिक पराग नलिकाओं का निर्माण होता है। उस स्थिति को हम कहते हैं, उसे हम कहेंगे बहुनलिकीय परागकण कहते हैं, या पॉलीसाइफोनस कहेंगे, पॉलीसाइफोनस कहा जाएगा। ठीक है, तो परागकण भी यहाँ दो प्रकार के हो गए नलिका के आधार पर। यदि परागकण से एक ही नलिका निकलती है तो वो स्थिति होगी एक नलिकीय परागकण या मोनोसाइफोनस कहेंगे, और यदि एक परागकण से एक से अधिक पराग नलिकाएं बनती हैं तो उसे हम कहेंगे पॉलीसाइफोनस। ठीक है, या बहुनलिकीय परागकण कहेंगे। ठीक है, एक से अधिक पराग नलिकाएं निकलती हैं तो उनमें क्या है कि सक्रिय तो एक ही होती है, ग्रोथ एक ही होगी। ठीक है, अन्य की ग्रोथ नहीं होगी। एक पराग नलिका जो है उसकी लंबाई में वृद्धि होती है, और एक पराग नलिका की लंबाई कितनी होती है वो डिपेंड करता है वर्तिका की लंबाई पर। जितनी अधिक लंबाई वर्तिका की होगी उतनी अधिक पराग नलिका की लंबाई होगी। जैसे इस डायग्राम में देखिए, ये यहाँ से लेकर ये यहाँ तक का जो भाग किसका है, वर्तिका का है। अब जितनी अधिक लंबाई इस वर्तिका की होगी ये पराग नलिका भी उतनी लंबी ही बनेगी, क्योंकि इसको अंडाशय में प्रवेश करना होता है। ठीक है, तो यदि वर्तिका छोटी है तो पराग नलिका भी छोटी होगी, वर्तिका लंबी है तो पराग नलिका भी लंबी होगी। एक एग्जाम्पल की बात करते हैं, मक्का की बात करते हैं। मक्का जो है इसमें बताया जाता है कि सर्वाधिक लंबाई पराग नलिका की इसी में होती है, लगभग 450 मिलीमीटर। मक्का में जो पराग नलिका है उसकी लंबाई कितनी होगी, 450 मिलीमीटर तक पाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो परागकण है उनका अंकुरण पूरा होता है। परागकण का अंकुरण कहाँ होगा, वर्तिका की सतह पर। क्यों, वहाँ पर नमी होगी, सकरा होगी, गोंद रेजिन पाए जाएंगे जिनका परागकण के द्वारा अवशोषण होगा, और परागकण जो है वो अवशोषित करके और अपनी अंतःचोल को जननछिद्र से बाहर निकालेंगे, और जननछिद्र से जैसे अंतःचोल बाहर आई पराग नलिका का निर्माण हो गया, और उसी स्थिति को हम क्या कहते हैं कि परागकण का अंकुरण हो चुका है। और वर्तिकाग्र पर पहुंचने के पश्चात अंकुरण में जो लगने वाला समय है वो उस परागकण का क्या कहलाएगा, अंकुरण काल कहलाएगा। ठीक है, जर्मिनेशन पीरियड कहेंगे। और परागकण में नलिकाओं का निर्माण एक हो सकता है या एक से अधिक हो सकता है। यदि एक का निर्माण होता है तो उसे एक नलिकीय या मोनोसाइफोनस कहेंगे, और यदि एक से अधिक पराग नलिकाओं का निर्माण एक परागकण के अंदर होता है तो उसे बहुनलिकीय या पॉलीसाइफोनस कहा जाएगा। ओके, चलिए, और ये अंकुरण जो है यहाँ अपना पूरा होता है। इसके बाद परागकण का अंकुरण तो हो चुका है। अब अंकुरण के बाद क्या होगा, पराग नलिका जो वो अपनी लंबाई में वृद्धि करेगी। तो अंकुरण के बाद में अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है पराग नलिका में वृद्धि। ओके, चलिए लेते हैं। तो पराग नलिका में वृद्धि करनी है तो वृद्धि जो है वो वर्तिका पर डिपेंड करती है। वर्तिका जो है वो डिसाइड करेगी लंबाई में, और वर्तिका की जो आंतरिक संरचना है वो भी पराग नलिका की वृद्धि जो है उसको डिसाइड करती है, कंट्रोल करती है। तो अपना अगला टॉपिक है पराग नलिका, पराग नलिका में वृद्धि, ग्रोथ इन पोलन ट्यूब। ठीक है, इसके लिए एक डायग्राम हम लेंगे। इस तरीके से का डायग्राम बना रहा हूं। ओके, ये शीर्ष भाग है वर्तिकाग्र, ये भाग हो गया वर्तिका, और ये हो गया अंडाशय। ठीक है, और कंप्लीट जो भाग है ये हो गया इस तरीके से। ओके, चलिए, परागकण जो है वो यहाँ गिरेंगे, ये परागकण है,
इनमें अंकुरण हमने पढ़ लिया था, अंकुरण हो चुका है, सभी अंकुरण करेंगे। और जैसे ये इसमें लंबाई वृद्धि हो रही है, ये पराग नलिका इधर आएगी, ये हो गया पराग नलिका। अब पराग नलिका की जो लंबाई है वो किस पर डिपेंड करेगी? वर्तिका की लंबाई पर। अब यहाँ जो है ये नीचे वाला भाग अंडाशय है। अंडाशय में आपको बताया था कि बीजांड पाया जाएगा, और बीजांड कुछ इस प्रकार से होगा, ठीक है, ये हो गया बीजांड। अब पराग नलिका जो है वो वर्तिका में प्रवेश करते हुए और अंडाशय की ओर प्रवेश करेगी, अंडाशय में पहुंचेगी और अंडाशय में बीजांड होंगे, बीजांड की ओर जो है पराग नलिका ग्रोथ करेगी। ठीक है, ये पराग नलिका हो गई। अब यहाँ पराग नलिका में जो वृद्धि है वो किस पर डिपेंड करती है? वर्तिका पर डिपेंड करती है। वर्तिका जितनी लंबी होगी उतनी लंबी पराग नलिका होगी। इसके अलावा वर्तिका की जो संरचना है वो भी पराग नलिका को निर्धारित करेगी। कैसे? जैसे कुछ पादप जो हैं उनमें पराग नलिका जो है, पराग नलिका कुछ पादपों में कैसी होती है? खोखली होती है। जैसे एग्जाम्पल की अब हम बात करते हैं, राई बीज जो पादप है उसमें पराग नलिका कैसी है? खोखली होती है। खोखली स्थिति इस प्रकार से आप देख सकते हैं। और खोखली जो पराग नलिका होगी उसमें श्लेष्मक पदार्थ पाया जाएगा। खोखली जो वर्तिका है उसमें श्लेष्मक पदार्थ पाया जाएगा। ये एक चिपचिपा पदार्थ होगा जो पराग नलिका की वृद्धि में सहायता करेगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल है कि खोखली पराग नलिका किसमें पाई जाएगी? तो राई बीज इसका एग्जाम्पल है। कई बार क्या होता है कि जो पराग नलिका जो है वो बहुत ठोस होती है अंदर से। अंदर वाला ये जो भाग है खोखला न होकर कैसा होगा? सॉलिड या ठोस होगा। तो उस स्थिति में क्या होगा? पराग नलिका जो है उसकी वृद्धि के लिए स्थान नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि वर्तिका कैसी है? ठोस है। ठोस है तो ये वर्तिका के अंदर पराग नलिका प्रवेश नहीं कर पाएगी। तो उस स्थिति में क्या होता है? ठोस जो वर्तिका होती है उसमें एक एंजाइम होता है, उसका नाम है पेक्टिनेज। पेक्टिनेज एंजाइम पाया जाता है। और पेक्टिनेज एंजाइम क्या करेगा? जो ठोस वर्तिका है उसमें जो कोशिकाएं पाई जाती हैं उन कोशिकाओं का जो पाचन है वो पेक्टिनेज एंजाइम के द्वारा होता है। तो वर्तिका के रास्ते में जो भी कोशिकाएं आती हैं उन कोशिकाओं का पाचन पेक्टिनेज एंजाइम के द्वारा होता है। और उस दौरान पाचन हो जाने से पराग नलिका को वृद्धि के लिए स्थान या जगह जो वो मिल जाती है और वो अंडाशय की ओर ग्रोथ करेगी। ठीक है, इसके अलावा जो नेक्स्ट है पराग नलिका, कुछ एग्जाम्पल हैं। जैसे लीलियम पादप, यहाँ एक अलग ही स्थिति है। लीलियम पादप में क्या होता है? ये जो वर्तिका वाला जो भाग है, इस वर्तिका वाले भाग में कोशिकाएं होंगी और उन कोशिकाओं के बीच में अवकाश होगा जिसको हम कहते हैं अंतराकोशिकीय अवकाश। जो कोशिकाएं होंगी उनके बीच में अवकाश या गैप रहेगा, स्थान रहेगा, जिसको हम क्या कहते हैं? अंतराकोशिकीय अवकाश कहते हैं। और उस गैप से होते हुए पराग नलिका जो वो नीचे की ओर ग्रोथ करेगी, अंडाशय की ओर। ठीक है, अब यहाँ को ध्यान रखना है कि जो पराग नलिका जो होगी, पराग नलिका का निर्माण कहाँ हुआ? यहाँ वर्तिका के ऊपर हुआ और यहाँ से फिर पराग नलिका जो है वर्तिका की ओर वृद्धि करेगी, नीचे की ओर रहेगी, वर्तिका से अंडाशय की ओर। ठीक है, और अंडाशय से पराग नलिका जो है वो बीजांड की ओर ग्रोथ करेगी। अर्थात जो पराग नलिका है, पराग नलिका की जो वृद्धि है
वो इस दिशा में हो रही है, एक ही दिशा में होगी हमेशा, इसको हम क्या कहते हैं, एक दिशीय कहते हैं। तो परागनलिका में जो वृद्धि है वो किस प्रकार की होगी, एक दिशीय वृद्धि होगी हमेशा, वर्तिका से अंडाशय और अंडाशय से बीजांड की ओर। ओके, और ये एक दिशीय वृद्धि क्यों होती है, तो यहाँ पर जो अंडाशय, बीजांड और वर्तिका वाले जो भाग हैं, इनमें कुछ ऐसे रासायनिक पदार्थ होंगे जो परागनलिका की वृद्धि को प्रेरित करेंगे, और रसायन के प्रभाव में परागनलिका की एक दिशीय वृद्धि हो रही है। तो इस एक दिशीय वृद्धि को एक अन्य नाम हम देते हैं रसायनुवर्ती। यदि पूछा जाए कि परागनलिका में किस प्रकार की गति पाई जाती है, तो इसे हम कहेंगे रसायनानुवर्ती गति कहेंगे, या इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, रसायन अनुवर्ती, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो परागनलिका में किस प्रकार की गति पाई जाएगी, रसायन अनुवर्ती, अर्थात रसायन की ओर जो परागनलिका प्रवेश करेगी। जैसे पादप जो वो प्रकाश की ओर प्रकाश अनुवर्ती गति करते हैं, वैसे ही जो परागनलिका है वो रसायन की ओर गति करेगी। रसायन कहाँ होंगे, अंडाशय में होंगे, बीजांड में होंगे, और इस वजह से एक दिशीय गति पाई जाएगी, वृद्धि पाई जाएगी, किसमें, परागनलिका के अंदर। और इसी के परिणाम स्वरूप यहाँ पर परागनलिका का निर्माण हुआ। ये वर्तिका में प्रवेश किया इसने, वर्तिका से अंडाशय में आई, अंडाशय से परागनलिका जो बीजांड में प्रवेश करेगी। अब बीजांड में भी आप ध्यान रखेंगे, बीजांड के कौन से भाग से बीजांड में प्रवेश करती है, बीजांड द्वार से। अधिकांश जो पादप हैं उनमें बीजांड द्वार वाले भाग से परागनलिका प्रवेश करती है। ठीक है, तो यहाँ जो है ये परागनलिका में वृद्धि जो है यहाँ से प्रारंभ होती है, और बीजांड में प्रवेश करने के बाद में परागनलिका जो है वो फट जाती है। और आपको बताया था कि एक परागनलिका के अंदर 2 नर केंद्रक पाए जाएंगे, जिनको 2 नर युग्मक हम कहते हैं, और उसके बाद जो है वो निषेचन की क्रिया होगी। ठीक है, यहाँ अंडाशय में प्रवेश हो गया, अंडाशय के बाद में बीजांड में इसका प्रवेश होगा, और बीजांड में प्रवेश के बाद भ्रूणकोश में प्रवेश होगा, और भ्रूणकोश में प्रवेश के बाद निषेचन होगा। ठीक है, तो इस डायग्राम से आपको समझ में आएगा कि परागनलिका जो किस प्रकार से वृद्धि करती है। ओके, और आज की क्लास बस यही ख़त्म करते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा है। जो भी आपकी शिकायतें हैं, टॉपिक से संबंधित जो भी समस्याएं हैं, वो आप मेरे से मेरे पर्सनल नंबर के थ्रू आप पूछ सकते हैं। ठीक है, जो भी वीडियो आप देखते हैं, जो भी उसमें समस्या थी, वो आप एक पेज पर नोट कर लिया कीजिए, और जब भी वीडियो एंड होता है उसके पश्चात आप मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, शुक्रिया।